हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और जैसा कि हर क्लास से पहले मैं आपको बताता हूं, इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में हमारा क्या प्रयास है कि जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करना। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न उनमें पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास हमारे इकोनॉमी स्पेशल बैच में कर रहे हैं। और उसी कड़ी में बैंकिंग का जो क्लास थी वो हमने चालू की थी। इससे पहले बैंकिंग की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज बैंकिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक के बारे में बैंकिंग में हम चर्चा करने वाले हैं वो है बैंकों के लिए निर्धारित कुछ मानक। देखिए, बैंकों पर न केवल सरकार अपितु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नियंत्रण रहता है और साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा तय किए गए मानकों का भी समय समय पर बैंकों को पालन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार के ये मानक सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा तय किए गए हैं। आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानकों की सूची हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के मानक भारत में बैंकों के लिए तय किए गए हैं। पहला जो मानक है वो है CRR, SLR और MSF। इन तीनों ही टर्म को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति जब हमने पढ़ी थी उसमें समझ चुके हैं। एक बार संक्षिप्त रूप से फिर मैं आपको बता दूं, CRR क्या होता है। प्रत्येक जो बैंक होता है, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा, जो उसके पास में कुल जमा पैसा है उसका कुछ प्रतिशत भाग क्या होता है, रखना होता है किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। यही क्या कहलाता है, CRR। तो CRR क्या, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसी को CRR के नाम से जानते हैं। दूसरा हम बात करेंगे SLR की, जिसे कहा जाता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR की बात करें तो इसके अंतर्गत भी क्या होता है, प्रत्येक बैंक को क्या होता है, प्रत्येक बैंक को रखना होता है अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग। प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का, उसके पास जो कुल जमा है उसका कुछ प्रतिशत भाग कहाँ रखना होता है, जहां CRR में RBI के पास में इन्हें रखना होता है, जबकि SLR मानक के तहत बैंकों को ये पैसा किस रूप में रखना होता है, सोने के रूप में, नगद के रूप में या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। सरकारी प्रतिभूति के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। तो ये पहले दो मानक देखे हमने, CRR और SLR। इनकी विस्तार से चर्चा हम हमारी जो पहली क्लास थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम कर चुके हैं। आगे चलें, अगला जो मानक इस तरीके का है वो है MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आइए समझते हैं इन्हें भी। देखिए, सबसे पहले हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होती है, वह ब्याज दर होती है, वह ब्याज दर होती है जिस पर क्या करता है RBI, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है उधार। किसको देता है उधार, सभी बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जिस दर पर उधार देता है वही क्या कहलाती है, रेपो रेट कहलाती है। बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, वह ब्याज दर होती है जिस पर क्या करते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और वित्तीय संस्थान किसको पैसा उधार देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा उधार देते हैं। तो ये बात करी हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक रेट की, तो बैंक रेट भी क्या होती है, रेपो रेट की तरह ही वह ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक और वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। तो आपका प्रश्न होगा कि फिर रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है। एक अंतर है कि रेपो रेट के अंतर्गत ये पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उधार दिया जाता है ये लघु अवधि के लिए दिया जाता है, जबकि बैंक रेट के अंतर्गत जो पैसा उधार दिया जाता है वो दीर्घ अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है या सीमांत स्थायी सुविधा होता है, इसके अंतर्गत भी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है,
बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित ब्याज दर पर, बैंक और वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित ब्याज दर पर क्या करता है, पैसा उधार देता है, और वो ब्याज दर ही क्या कहलाती है, एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाती है। रेपो रेट और बैंक रेट से ये किस प्रकार से अलग है? सबसे पहली चीज तो एमएसएफ के अंतर्गत पैसा केवल एक रात के लिए आरबीआई द्वारा उधार दिया जाता है, जबकि रेपो रेट के अंतर्गत पैसा एक दिन से लेकर 14 दिन के लिए दिया जाता है, और बैंक रेट के अंतर्गत अधिक 14 दिन से अधिक अवधि के लिए पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ मानकों की हमने बात की। इन सभी मानकों की बहुत ही विस्तृत चर्चा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी वाले भाग में कर चुके हैं, तो यहाँ बहुत अधिक चर्चा हम इनकी नहीं करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय हमने इनका यहाँ पर प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम MCLR। अगला जो मानक बैंकों के लिए तय किया गया है वो है MCLR, और MCLR का तात्पर्य होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का तात्पर्य है कि बैंकों को पैसा उधार देने के लिए क्या करना पड़ता है, फंड जुटाना पड़ता है। देखिए, बैंकों के परिचालन मॉडल की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या करते हैं, लोगों को पैसा उधार देते हैं, लोगों को पैसा लोन के रूप में देते हैं, और ये लोन के रूप में पैसा जब दे पाएंगे जब स्वयं इनके पास में पैसा होगा। तो इनको पैसा दो तरीकों से मिलता है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और दूसरा लोगों द्वारा जमा कराया जाता है बैंक में पैसा उस रूप में, और तीसरा एक और तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उससे भी बैंक को पैसा प्राप्त होता है, और इसी पैसे का उपयोग ये लोगों को लोन देने में करते हैं। तो ये जो पैसा बैंक को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है उसकी लागत बैंक को क्या पड़ती है, वही क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहलाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्धारित किया है कि बैंकों द्वारा लोगों को जिस ब्याज दर पर पैसा दिया जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। यानी फंड, जो फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण देने के लिए प्रयोग में लेता है, बैंक जिस फंड को लोन के लिए प्रयोग करते हैं पैसा देने के लिए, वो फंड जुटाने में उसको लागत कितनी आती है वही निर्धारित करेगा किसको, जिस दर पर लोन के रूप में पैसा दिया जाएगा उसकी ब्याज दर को। तो ये कुछ मानकों की हमने बात करी जो बैंकों के लिए निर्धारित किए गए हैं समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सबसे पहले हमने कौन से मानक को देखा, CRR, उसके बाद SLR को हमने देखा, फिर MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम देख चुके हैं, उसके बाद बैंक रेट की हमने बात की। आगे चलते हैं और अब बात कर रहे हैं अगले कुछ मानकों की। वे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना। अगला रूरल ब्रांचिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शाखाएं खोलना। उससे अगला जो मानक तय किया गया है वो है प्रोविजनिंग। सभी की एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम सूची देख रहे हैं कि मानकों के अंतर्गत कौन कौन से मानक आते हैं। अगला मानक है CRAR या CAR, जिसे कहा जाता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, या इसे कहा जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हिंदी में इसे कहा जाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसे भी हम देखेंगे क्या होता है आने वाली कुछ स्लाइड्स में। अगला जो मानक है जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो बैंकों को पालन करना होता है वह है बासेल 3 मानक। इसके अलावा प्रोविजनिंग भी एक मानक है जो बैंकों को क्या करना होता है, पालन करना होता है। आइए अब एक एक करके इन मानकों को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन मानकों का पालन बैंकों को करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का तात्पर्य है प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना। सरल शब्दों में तो बैंकों को अपने जो कुल ऋण बैंक देता है, बैंक जितने भी ऋण देता है उन कुल ऋणों में से उसे कुछ प्रतिशत ऋण किस सेक्टर को देने पड़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर को देने होते हैं। और ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में आता है लघु उद्योगों को दिया गया ऋण, शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया ऋण, ग्रामीण विकास के लिए दिया गया ऋण, नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए दिया गया ऋण, कमजोर वर्ग हैं जो समाज के उनको दिया गया ऋण। आप
चित्र देख पा रहे हैं? चित्र में आप देख पाएंगे किसानों को दिया गया ऋण, खेती के लिए दिया गया जो ऋण है, शिक्षा के लिए जो दिया गया ऋण है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दिए गए ऋण, ये सभी ऋण किस क्षेत्र के ऋण कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के ऋण कहलाते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। और प्रत्येक बैंक के लिए आवश्यक किया गया है कि अपने कुल ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग ये किसको दें? प्राथमिक क्षेत्र को दें। और प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? मैंने आपको बता ही दिया। अब ये कितने प्रतिशत भाग दें? तो कितने प्रतिशत इनको देना होता है? 40%। जैसा हमने देखा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत अपने कुल ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है और वह प्रतिशत वर्तमान में कितना निर्धारित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? 40%। यानी बैंकों द्वारा यदि 100 रुपए का लोन बांटा जाएगा तो 100 रुपए के लोन में से 40 रुपए का लोन बैंक को किस सेक्टर को देना पड़ेगा? प्राथमिक सेक्टर को या प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। यानी एग्रीकल्चर को, यानी कि एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, वीकर सेक्शन को, इन सबको मिला के 100 में से 40 इनको देना होगा प्रत्येक बैंक को। और इनमें से भी 18% जो कुल ऋण दिए जाएंगे उनमें भी सब कैटेगराइजेशन किया गया है। 18% किस क्षेत्र को देना होगा? कृषि क्षेत्र को देना होगा, जबकि 7.5% किसको देना होगा? लघु उद्योगों को देना होगा। इसी प्रकार 10% किसको देना होगा? कमजोर वर्ग के जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको देना होगा। और इनकी जो ब्याज दर होती है वो सामान्य जो ब्याज दर होती है, सामान्यतः जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसी दर पर ये ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत बैंकों को अपने ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग क्या करना होता है? प्राथमिक क्षेत्रों को देना होता है। और 40% में भी सब डिवाइडेशन किया गया है कि इस 40% में से 18% एग्रीकल्चर को जाएगा, 7.5% किसको जाएगा? लघु उद्योगों को, और 10% किस वर्ग को जाएगा? कमजोर वर्गों को जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत। आगे चलते हैं और बात करते हैं एक टर्म प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो आइए समझते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र के जो ऋण होते हैं उनकी के बदले सर्टिफिकेट बैंकों को प्राप्त होता है वो क्या होता है। देखिए, ऐसे बैंक जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक प्राथमिक क्षेत्र को ऋण वितरित किया है। मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए का लोन यदि बैंक बांट रहा है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितने प्रतिशत निर्धारित करी गई है? 40%। इसका तात्पर्य है 40 रुपए किसको देने होंगे? अगर 100 रुपए के कुल ऋण बांट रहा है तो प्रायोरिटी सेक्टर को। अब माना कोई बैंक ए है, वो कुल 100 रुपए का ऋण बांट रहा है और उस ऋण में से उसने क्या किया? 50 रुपए का ऋण किसको बांट दिया? प्रायोरिटी सेक्टर को बांट दिया। न्यूनतम मानक कितना तय है? 40, लेकिन इसने बांटा कितना? 50। तो ये 10 रुपए क्या होंगे? इसने अतिरिक्त दिए हैं किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। तो इसके बदले इन्हें क्या प्राप्त होता है? एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के न्यूनतम मानकों से अधिक मात्रा में ऋण प्रायोरिटी सेक्टर को दे दिया जिस बैंक ने, उस बैंक को क्या प्राप्त होता है? एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब एक दूसरे बैंक का हम उदाहरण लेते हैं। माना कोई बैंक बी है, उस बैंक ने क्या किया? 100 रुपए की जगह क्या किया? 100 रुपए का कुल ऋण बांटा, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितनी बांटी इसने? प्रायोरिटी सेक्टर में जो ऋण दिया वो कितना दे पाया? ये 30 रुपए ही दे पाया। तो अब ये बैंक क्या कर सकता है? इस बैंक से 10 रुपए का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीद कर अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो ये बात करी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की कॉन्सेप्ट की। आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि कोई बैंक यदि अपने टारगेट पूरे ना कर पाए, टारगेट का मतलब 100 रुपए के कुल ऋण बांटे और उसमें से 40% क्या कर नहीं कर पाए, नहीं बांट पाए किसको? प्राथमिक क्षेत्रों को। तो क्या किया जाए? तो उस स्थिति में क्या होता है? जितना मात्रा में कम पैसा उसने बांटा है, माना कोई बैंक है ए, उसने कुल ऋण बांटा 100, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को न्यूनतम बांटना होता है कितना? 40, लेकिन इसने बांटा कितना? 30। तो अंतर कितना रह गया? 40 - 30। तो जितना कम ऋण, न्यूनतम निर्धारित मात्रा से जितना कम ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को बैंक बांटेगा, वो क्या होगा? उससे जितना कम रह जाएगा, न्यूनतम निर्धारित से जितना कम रह जाएगा, उस मात्रा में उसे पैसा, उस बैंक को पैसा कहां जमा कराना पड़ेगा?
RIDF या SIDF में। अब ये RIDF और SIDF क्या बला है, इन्हें समझते हैं। RIDF और SIDF दोनों ही नाबार्ड के अधीन एक क्या होते हैं, फंड होते हैं। नाबार्ड के अधीन क्या होते हैं, फंड होते हैं। नाबार्ड के पास ये फंड उपलब्ध होते हैं। RIDF का तात्पर्य है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और SIDF का तात्पर्य है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। और ये दोनों जो फंड होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं, बैंकों द्वारा दिए गए पैसे से बनते हैं। कौन से बैंक इसमें पैसा देते हैं, वे बैंक जिन्होंने अपने प्राथमिक क्षेत्र के जो न्यूनतम निर्धारित मानक है उनको प्राप्त नहीं किया है, तो मानक से जितना कम रह जाते हैं उतना पैसा वो किसमें डालते हैं, RIDF और SIDF में डालते हैं। अब नाबार्ड क्या करता है, SIDF में जो भी पैसा आता है, RIDF में जो भी पैसा आता है वो पैसा किसे दे देता है, राज्य सरकार को दे देता है। और राज्य सरकार इसे किस काम में लगाती है, ग्रामीण विकास के काम में लगाती है। तो घूम फिर के ग्रामीण विकास के लिए जो निर्धारित ऋण था वो वापस से ग्रामीण विकास के लिए ही पहुंच जाता है। सीधा अगर बैंक ना बांटे तो बैंकों को वो पैसा कहां देना होता है, RIDF में, और RIDF के माध्यम से ये कहां पहुंच जाता है, फिर से ग्रामीण विकास के लिए ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार SIDF में जो पैसा जमा कराया जाता है वो नाबार्ड किसके लिए ऋण प्रदान करता है, लघु उद्योग जो हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए और आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उस पैसे को काम में ले लेता है। तो यहां भी जो पैसा क्या करा था, नहीं काम आ पाया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत बैंक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, SIDF में जमा कराया और SIDF से पुनः लघु उद्योगों के विकास के लिए पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई शॉर्टफॉल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, यानी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाता है प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने के बैंक, तो उसे पैसा जमा कराना पड़ता है RIDF और SIDF में। और RIDF SIDF नाबार्ड के अधीन होते हैं और नाबार्ड उस RIDF और SIDF से क्रमशः किसको पैसा दे देता है, ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों के विकास के लिए पैसा दे देता है। तो ये बात हुई जब कोई बैंक अपने टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ना पूरा कर पाए तब क्या होता है। अब अगला ही एक ऐसा मानक है जो बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है, वो है रूरल ब्रांचिंग। और इसके अंतर्गत ये मानक निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बैंक को अपनी जो है नई शाखाएं जो वो खोलेगा उसमें से 25% शाखाएं उसे कहां खोलनी होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी। और उन ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी जहां पहले से किसी प्रकार का बैंक उपलब्ध नहीं है, वहां पर ये शाखाएं खोलनी होंगी। आगे चलते हैं, अगले मानक की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मानक जो कि तय किया गया है बैंकों के लिए वो है प्रोविजनिंग। समझते हैं प्रोविजनिंग क्या होता है। देखिए बैंकों द्वारा क्या किया जाता है, बैंकों का परिचालन मॉडल क्या होता है, बैंकों द्वारा विभिन्न लोगों और संस्थाओं को क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ऋण वापस प्राप्त नहीं हो पाता है बैंक को, उसका पुनर्भुगतान कर्ज लेने वाला व्यक्ति या संस्था है वो उसका पुनर्भुगतान नहीं कर पाता है। और जब ऋण का पुनर्भुगतान 90 दिनों तक ना किया जाए उस स्थिति में वो ऋण क्या कहलाता है, NPA कहलाता है। आगे हम समझेंगे NPA को विस्तृत रूप से, लेकिन अभी के लिए 90 दिन से यदि ज्यादा दिए गए ऋण की वापसी ना हो तो बैंक के लिए वो ऋण क्या हो जाता है, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाता है। और जैसे जैसे इस ऋण की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे बैंकों को ऋण क्षमता घटती जाती है। आइए समझते हैं कैसे। उसके लिए फिर से हमें बैंकों का परिचालन मॉडल समझना होगा। बैंक क्या करते हैं, इनके पास में जो भी पैसा है, जमा पैसा जो भी है, जितना भी, वो किसके लिए उपयोग में लेते हैं, ऋण के लिए उपयोग में लेते हैं। अब माना बैंक के पास में कुल जमा पैसा कितना है, 100 रुपए है। हम मान के चलते हैं 100 रुपए इसके पास में कुल जमा पैसा है जिसे ये ऋण वितरण के लिए काम में ले सकता है। अब हुआ क्या, बैंक ने ऋण बांटा, माना इस 100 रुपए में से कितना ऋण बांट दिया, 40 रुपए का क्या कर दिया, ऋण बांट दिया। बैंक के पास में शेष पैसे कितने बचे, 60 रुपए। अब इस 40 रुपए में से क्या हुआ, 20 रुपए का लोन वापस नहीं आया। 20 रुपए तो बैंक के पास में वापस आ गए, तो 20 रुपए वापस होने से बैंक के पास में वापस से कुल जमा कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। लेकिन 40 में से 20 रुपए वसूल नहीं हो पाए,
वो कर्ज दिया गया वापस नहीं आया, और आरबीआई ने प्रोविजनिंग के तहत ये इंतजाम कर दिया, ये नियम निर्धारित कर दिए कि प्रत्येक बैंक को माना 2% प्रोविजनिंग रखनी होगी। 2% प्रोविजनिंग का तात्पर्य है कि जितना ऋण उनका डूबा है उसका 2% उनको प्रोविजनिंग रखनी होगी। तो डूबा ऋण कितना? 20, तो 20 का 2% मतलब 4 रुपए अब इन्हें प्रोविजनिंग रखनी होगी। और जब 4 रुपए प्रोविजनिंग रखी जाएगी तो इसका तात्पर्य है अब बैंक के पास में ऋण वितरण के लिए 80 रुपए नहीं बचेंगे, क्योंकि प्रोविजनिंग के अंतर्गत क्या करना होता है, जो कुल पैसा बैंकों के पास में होता है उनमें से कुछ भाग उन्हें प्रोविजनिंग के रूप में साइड में रखना होता है, जिसका उपयोग ये ऋण वितरण के लिए नहीं कर सकते। तो यहां 4 मतलब 76 रुपए अब बैंक के पास में ऋण बांटने के लिए बचते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे एनपीए की मात्रा बढ़ती जाएगी, ऐसे ऋण जो वापस वसूल नहीं हो पाए उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रोविजनिंग के रूप में बैंकों को ज्यादा पैसा साइड में रखना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा साइड में रखना पड़ेगा तो कम पैसा वे ऋण के रूप में दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है प्रोविजनिंग की आवश्यकता बढ़ते बढ़ते या एनपीए बढ़ने के साथ ही बैंकों की जो लोन देने की क्षमता है या ऋण देने की क्षमता वो घट जाती है। तो ये समझा प्रोविजनिंग से संबंधित अवधारणा को हमने कि प्रोविजनिंग क्या होती है। अगला जो महत्वपूर्ण मानक बैंकों के लिए तय किया गया है वो है CRAR या CAR, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसकी अवधारणा को, समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है? एक अनुपात होता है। किस किस का अनुपात होता है? बैंकों की कैपिटल का यानी कि पूंजी का। किससे अनुपात? बैंकों के रिस्क असेट्स से। बैंकों के रिस्क असेट्स। अब बैंकों के रिस्क असेट्स कौन से होते हैं उसको हमें समझना है। रिस्क असेट्स का तात्पर्य है बैंकों की ऐसी संपत्ति जिनकी वापसी की गुंजाइश क्या हो? कम हो, जिनके डूबने की संभावना हो। और ऐसे रिस्क असेट्स क्या होते हैं? बैंकों द्वारा दिए गए ऋण। बैंकों द्वारा दिए गए जो ऋण होते हैं, और उन ऋणों में से भी वे ऋण जिनके एनपीए होने के चांस क्या हो? ज्यादा हो, जिनके डूबत ऋण में बदलने के चांस ज्यादा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? रिस्क असेट्स कहा जाता है। तो कह सकते हैं हम पूंजी पर्याप्तता अनुपात या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? बैंक की कुल पूंजी और बैंक के जो जोखिम संपत्ति या रिस्क असेट्स हैं उनका अनुपात। अब बैंक की जो पूंजी होती है वो 2 रूपों में होती है, एक टीयर 1 पूंजी और एक टीयर 2 पूंजी। तो CRAR में कुल पूंजी को हम गिनते हैं, तो टीयर 1 पूंजी और टीयर 2 पूंजी, उसका किससे अनुपात? जोखिम संपत्ति से अनुपात ही क्या कहलाता है? बैंकों के लिए CAR या CRAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहलाता है। और समझते हैं, कैपिटल की हमने बात की, बैंक की कैपिटल या पूंजी को हमने 2 रूप में देखा, एक तो टीयर 1 पूंजी और एक टीयर 2 पूंजी। टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी, हमने 2 पूंजी बैंक की देखी। तो किसी भी बैंक की यदि पूंजी को हम देखें तो बैंक की पूंजी किस रूप में होती है? कैपिटल किस रूप में होती है? बैंक के पास में जितना भी पैसा रिजर्व के रूप में है वो, साथ ही साथ ऋण के रूप में जो पैसा बैंक ने वितरित किया है वो, और शेयर्स में जो पैसा इक्विटी के रूप में बैंक ने लगा रखा है वो, ये सभी के सभी मिलके क्या करते हैं? बैंक की पूंजी बनाते हैं। और इस पूंजी को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला टीयर 1 पूंजी और दूसरा टीयर 2 पूंजी। सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 कैपिटल के बारे में। तो टीयर 1 जो कैपिटल होती है इसे कोर पूंजी या प्रकटित पूंजी या डिस्क्लोज्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसे डिस्क्लोज्ड कैपिटल इसलिए कहा जाता है, प्रकटित पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंकों का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसमें इस पूंजी को दिखाया जाता है। बैंक की बुक्स में इस पूंजी को दिखाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो पूंजी आती है उसमें क्या क्या आता है? बैंकों द्वारा इक्विटी में जो भी निवेश किया जाता है, शेयर्स में जो भी निवेश किया जाता है वो, और रिटेन्ड अर्निंग इन शेयर्स के बदले, जिन शेयर्स में बैंक ने निवेश किया उनके बदले में जो कमाई होती है उसे क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर में जो इन्वेस्टमेंट किया वो, उन शेयरों से जो कमाई हुई वो, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बैंक की टीयर 1 पूंजी बनाते हैं। और ये अत्यधिक तरल पूंजी होती है, यानी टीयर 2 की जो कैपिटल होती है उससे ज्यादा तरल होती है। तरल का तात्पर्य इन्हें कभी भी बेचकर
शेयर्स को कभी भी बेचकर बैंक इसका क्या कर सकता है, नकदीकरण कर सकता है। तो वो पूंजी जिसका नकदीकरण आसानी से किया जा सके वही क्या होती है, अधिक तरल पूंजी होती है। तो टीयर 1 जो पूंजी होती है बैंक की, वो टीयर 2 से ज्यादा क्या होती है, तरल होती है, ज्यादा नकदीकरण योग्य होती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो पूंजी है उसको प्राप्त करने के लिए बैंक का बंद होना या क्लोजर होना आवश्यक नहीं है। बैंक को बंद होने की नौबत नहीं आती। टीयर 1 की कैपिटल को कैश बैंक बिना क्लोज हुए, बिना बंद करें या बिना दिवालिया हुए भी क्या कर सकते हैं, नगद के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि यहां केवल जहां जिस मात्रा में शेयर्स का इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया है उन शेयर्स को बेचना होता है, उससे इनको पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो ये बात की टीयर 1 कैपिटल की। अब बात करते हैं हम टीयर 2 कैपिटल की। टीयर 2 कैपिटल को अधीनस्थ पूंजी, अप्रकटित पूंजी या संकर पूंजी के नाम से भी जानते हैं। अप्रकट पूंजी या अनडिस्क्लोज्ड कैपिटल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण में इस पूंजी को दर्शाया नहीं जाता है और यह अपेक्षाकृत कम तरल मात्रा में होती है। कम तरल का मतलब इसका नकदीकरण करना क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल की अपेक्षा क्या होता है, मुश्किल होता है। और इसके अंदर क्या शामिल है, प्रिफर्ड शेयर्स। प्रिफर्ड यानी कुछ विशेष प्रकार के जो शेयर्स हैं जिनमें बैंक इन्वेस्ट करता है, उसके तहत जो पूंजी बैंक की होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रिफर्ड शेयर की पूंजी कहा जाता है। और जब घाटे की प्रतिपूर्ति करनी हो या जब टीयर 2 कैपिटल को नकदीकरण करना हो, कोई ऐसी स्थिति बने कि टीयर 2 कैपिटल को बैंक को नगद के रूप में बदलता है, तो उस स्थिति में बैंक के बंद होने की स्थिति भी आ जाती है। तो ये टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को हमने समझा। जैसा हमने CRAR में देखा था, CRAR क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR को हमने क्या कहा था, बैंक की जो पूंजी होती है उसका किससे अनुपात बताया था हमने, जोखिम संपत्ति से अनुपात के रूप में देखा था। पूंजी को हमने समझ लिया, बैंक की पूंजी क्या होती है, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल दोनों को हमने समझा। अब हम समझेंगे बैंक के रिस्क एसेट्स या जोखिम अनुपात, जोखिम जो संपत्ति होती है वो क्या होती है। देखिए, जब भी कोई बैंक क्या करता है, किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो उसमें 3 प्रकार के रिस्क होते हैं। पहला रिस्क क्रेडिट रिस्क, जो कि क्या होता है, ऋण देने से संबंधी जोखिम होता है। इसको समझेंगे हम क्या जोखिम होता है ये। दूसरा मार्केट रिस्क, बाजार से संबंधित जोखिम। तीसरा ऑपरेशनल रिस्क या परिचालन जोखिम। 3 प्रकार के जोखिम या 3 प्रकार के रिस्क बैंक के सामने होते हैं। एक एक करके समझते हैं इन रिस्क को। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के अंतर्गत क्या होता है, बोरोवर्स या ऋण लेने वाला व्यक्ति क्या ले लेता है, ऋण ले लेता है लेकिन इस ऋण को वापस नहीं चुकाता और डिफॉल्टर की श्रेणी में आता है। देख पा रहे हैं आप चित्र में, भाग जाता है बैंक की पकड़ से दूर बिना ऋण चुकाएं। तो इस प्रकार का ऋण जब ऋण वितरण में बैंक के सामने आता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, क्रेडिट रिस्क के नाम से जाना जाता है। अगला जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। और इस मार्केट रिस्क के अंतर्गत बैंक को किस प्रकार के रिस्क या जोखिम का सामना करता है कि बैंक कहीं पे जाके क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है किसी शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में, या मान लो रियल एस्टेट में बैंक क्या कर देता है, इन्वेस्ट करता है। और जिस शेयर में इन्वेस्ट करे उसका मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट उसका किस में बदल जाता है, रिस्क में बदल जाता है या रिस्क असेट्स में बदल जाता है। और मूल्यों के बदल जाने के कारण ऐसा होता है। तो ये दूसरे प्रकार का रिस्क हमने देखा, कौन सा, मार्केट रिस्क। तीसरे प्रकार के रिस्क जो बैंक के सामने आते हैं वे है ऑपरेशनल रिस्क। और ऑपरेशनल रिस्क किस किस के कारण आते हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी प्रकार का बदलाव यदि हो जाता है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर उचित प्रकार का देश में उपलब्ध नहीं होता है तो बैंकों के सामने जोखिम की स्थिति बन जाती है। सपोज जो इंटरनेट है, सभी प्रकार के बैंक जो हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं। यदि इंटरनेट जो कि एक आधारिक संरचना का भाग है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है तो उस प्रकार का जो रिस्क कहलाएगा वो आधारिक संरचना के कारण होने वाला ऑपरेशनल रिस्क कहलाएगा। बैंक की साइट पे कोई साइबर हमला करके बैंक का क्या कर दे, बैंक के खातों से पैसा निकाल ले, तो उस प्रकार का जो रिस्क कहलाएगा वो भी ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत साइबर अटैक रिस्क कहलाएगा। फर्जीवाड़े से एक अकाउंट से पैसा कोई निकाल ले या धोखाधड़ी से किसी अन्य के अकाउंट का पैसा कोई व्यक्ति निकाल ले तो उस प्रकार का रिस्क भी बैंक को सहना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार के रिस्क बैंकों के सामने आते हैं। तीनों रिस्कों को हमने
समझा। अब अगले मानक की हम बात करते हैं। CRAR की बात करी। CRAR के अंतर्गत हमने पूंजी और रिस्क दोनों को देखा, क्या क्या होते हैं समझा। अब एक अंतरराष्ट्रीय मानक की हम बात करेंगे और वो मानक है बासेल मानक। ये जो बासेल मानक है वो बैंकों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। और किसके द्वारा बनाए गए थे? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि बासेल स्विट्जरलैंड में है, उनके द्वारा ये नियम बनाए गए थे और उसी के नाम पर इन्हें बासेल नियम कहा जाता है। और ये नियम क्या करते हैं? सभी जो सेंट्रल बैंक है, सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। किस प्रकार के निर्देश देते हैं? कि बैंकों के लिए CRAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना निर्धारित किया जाए। और इस संदर्भ में समय समय पर 3 नियम बासेल के बने हैं। पहले जो नियम बने थे वे बासेल 1 थे, दूसरे बासेल 2 और तीसरे बासेल 3। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बासेल 1 जो नियम बनाए गए थे वो 1988 में बनाए गए थे। और इन नियमों में क्या कहा गया था कि प्रत्येक बैंक को अपनी CRAR कितनी रखनी चाहिए? 8% रखनी चाहिए। CRAR क्या होता है? बता दिया था मैंने आपको। CRAR क्या होता है? किसी भी बैंक की पूंजी और उस बैंक के जो जोखिम संपत्ति होती है उसका अनुपात। और यह अनुपात कितना रखने की सलाह दी गई? बासेल 1 जो नियम बनाए थे उसमें कि 8% यह अनुपात होना चाहिए। तात्पर्य, यदि जोखिम संपत्ति 100 है तो CRAR कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। CRAR क्या होना चाहिए? 8% होना चाहिए। जो रिस्क एसेट्स क्या है? 100 है, तो बैंकों को CRAR 8% रखने के लिए अपनी पूंजी कितनी बनाए रखनी होगी? 800 बनाए रखनी होगी। 800 करोड़ रुपए बनानी रखनी होगी, तब जाके ये अनुपात कितना आएगा? 8% आएगा। जोखिम एसेट 100 करोड़, तो पूंजी कितनी रखनी होगी? 800 करोड़ रुपए बैंक को पूंजी रखनी होगी। यदि जोखिम एसेट्स बढ़ के कितने हो जाएं? 200 करोड़ रुपए हो जाएं, तो पूंजी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 800 करोड़ और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके अनुपात निकलेगा कितना? 8% का। कहने का तात्पर्य है बासेल फर्स्ट नियमों में क्या कहा कि 8% CRAR रखनी है। मतलब जैसे जैसे रिस्क एसेट्स बढ़ते जाएं वैसे वैसे बैंकों को अपनी पूंजी भी बढ़ानी होगी। और रिस्क की बात करी जाए तो बासेल 1 के तहत केवल क्रेडिट रिस्क, बैंकों के 3 प्रकार के रिस्क होते हैं, हमने देखा था, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। बासेल 1 नियमों के तहत बैंकों के केवल क्रेडिट रिस्क को कंसीडर किया गया, क्रेडिट रिस्क को ही समाहित किया गया। और क्रेडिट रिस्क को भी 5 कैटेगरीज में बांटा गया। 0% क्रेडिट रिस्क, 10% क्रेडिट रिस्क, 20%, 50%, 100%। अर्थात कितना चांस है ऋण के वापस आने का। यदि 0% रिस्क है तो इसका मतलब दिया गया ऋण निश्चित रूप से वापस आएगा। 10% क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में है तो इसका मतलब 10% चांस है डूबने के, 90% वो वापस वसूल होगा। इसी प्रकार 20% की कैटेगरी वाले ऋण के डूबने के चांस कितने हैं? 20%, 30%, 50 वाले के 50 और 100% ऋण कैटेगरी में जो उसको 100% ही उसकी डूबत हो सकती है, ऐसी संभावना है। ऐसा कैटेगराइजेशन बासेल 1 के तहत किया गया। बासेल 2, बासेल 1 1988 में आते हैं। इनको संशोधित करते हुए 2004 में बासेल 2 नियम लाए जाते हैं। और बासेल 2 नियमों के अंतर्गत क्या करा जाता है? सभी प्रकार के जो रिस्क हैं बैंक के, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, चाहे वो मार्केट रिस्क हो, चाहे ऑपरेशनल रिस्क हो, तीनों ही प्रकार के रिस्क को क्या कहा गया? समाहित किया गया, उनको कंसीडर किया गया। फिर सबसे महत्वपूर्ण बासेल 3 नियम आते हैं 2010 में। और इन नियमों के लाने की जरूरत किस लिए महसूस की जाती है? क्योंकि 2008 में विश्व में एक भारी आर्थिक मंदी आती है, जिनसे विश्व के बहुत सारे बैंकों के सामने संकट खड़ा होता है। कई बैंक दिवालिया की स्थिति में आ जाते हैं। तो उसी बैकड्रॉप में बासेल 3 नियम बनाए गए और 2010 में ये नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। यहां भी CRAR की मात्रा को कितना निर्धारित किया गया? 8% निर्धारित किया गया। और सभी प्रकार के जोखिम, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो, चाहे मार्केट रिस्क हो, चाहे ऑपरेशनल रिस्क हो, सभी प्रकार के रिस्क को यहां कंसीडर किया गया। साथ ही साथ एक अन्य बात यहां कही गई कि टियर 1 जो कैपिटल है
वो कितने प्रतिशत रहनी चाहिए बैंक की? 6% टीयर 1 कैपिटल बैंक को आवश्यक होगी रखना। कुल कुल कैपिटल कितना प्रतिशत बताइए? कुल जो कैपिटल या CRAR, कुल CRAR कितना प्रतिशत बताया? 8%। और बैंकों की जो कुल पूंजी है उसमें से टीयर 1 कैपिटल कितना प्रतिशत रखना आवश्यक बताया? 6% रखना आवश्यक बताया। एक नया टर्म, एक नया शब्द भी बासेल 3 नियमों के अंतर्गत दिया गया और वो नया शब्द था कैपिटल कंजर्वेशन बफर। और इस कैपिटल कंजर्वेशन बफर को कितने प्रतिशत की दर पे रखने का कहा गया? 2.5% की दर में रखने का कहा बासेल 3 नियमों में। इसी प्रकार अगला नया शब्द भी बासेल 3 नियमों के अंतर्गत दिया गया, वो था काउंटर साइक्लिक बफर, जिसे 0 से 2.5% के बीच रखने की सलाह बासेल 3 नियमों में दी गई। अब ये दो नए शब्द हमारे सामने आए हैं, पहला कैपिटल कंजर्वेशन बफर, दूसरा काउंटर साइक्लिक बफर। आइए देखते हैं ये दोनों क्या है, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले बासेल 3 के कुछ अन्य मानकों को समझे जो निर्धारित किए गए थे। लीवरेज रेशो कितना निर्धारित किया गया था? 3%। सभी को हम समझेंगे, आप घबराई नहीं। जैसा हमने देखे थे नए शब्द कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक बफर, दोनों शब्दों का अर्थ अभी आपको मालूम नहीं है, इसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम देखें कि बासेल 3 में और क्या क्या निर्धारित किया गया। अगला निर्धारित किया गया लीवरेज रेशो कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? 3%। इसी प्रकार लिक्विडिटी कवरेज रेशो कितना निर्धारित किया गया कि 30 दिनों का लिक्विडिटी कवरेज रेशो बैंक के पास में होना चाहिए। इन सभी के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। अभी केवल क्या क्या मानक निर्धारित करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार नेट स्टेबल फंडिंग रेशो भी निर्धारित किया गया सभी बैंकों के लिए बासेल 3 नियमों के अंतर्गत। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाम से एक नया शब्द बासेल 3 नियमों के अंतर्गत दिया गया। साथ ही साथ क्या कहा गया कि फोकस ऑन एनलार्ज सुपरविजन, यानी कि बैंकों के अधीक्षण, बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की जांच और बैंकों के प्रबंधन पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक व सरकार को, ताकि बैंक क्या रहें? जोखिम मुक्त रहें, सुरक्षित रहें। इस प्रकार की व्यवस्था बासेल 3 में की गई। अब बासेल 3 नियमों के अंतर्गत जो नए शब्द आए हैं उनकी व्याख्या को हम देखते हैं, उनके उदाहरण को हम समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल कंजर्वेशन बफर नाम से एक शब्द बासेल 3 नियमों के अंतर्गत हमने देखा था। क्या होता है देखिए, कैपिटल कंजर्वेशन बफर भविष्य में संभावित स्ट्रेस कंडीशन हेतु रखी गई पूंजी। देखिए कोई बैंक है ए, इसके पास में वर्तमान में क्या है? 100 करोड़ रुपए की कुल जमा है। बैंक का परिचालन काफी अच्छे से हो रहा है। बैंक में इस वक्त किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। लोग यहां पैसा जमा करा रहे हैं और ये ऋण के रूप में उस पैसे को वितरण करके लाभ कमा रहा है। ऐसी कंडीशन जब बैंक का परिचालन अच्छे से हो रहा हो, उस समय भविष्य में किसी घटना को ध्यान में रखते हुए या ये ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में लोन बांटने में किसी प्रकार का रिस्क आ सकता है, कोई ऋण क्या हो सकता है? डूबत हो सकता है, या किसी भी अन्य कारण से बैंक को जोखिम हो सकता है, उसे ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस कंडीशन, यानी भविष्य की स्ट्रेस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ पूंजी बैंक द्वारा क्या रख दी जाए? साइड में रख दी जाए, जिसका उपयोग वो ऋण वितरण के लिए ना करें, अन्य उपयोग में ना ले, तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहा जाता है। 2.5% ये निर्धारित किया गया, यानी कि कुल जो बैंक की पूंजी है उसमें से 2.5% भविष्य की संभावनाओं को, भविष्य की बुरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक को साइड में रख देनी चाहिए, ताकि कोई बुरी स्थिति अगर बैंक के सामने आती है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, उसको सह सके। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अगला जो टर्म दिया गया वो था काउंटर साइक्लिक बफर। जब बैंक अधिक ऋण प्रदान करे उस समय बैंक को काउंटर साइक्लिक बफर के रूप में पैसा साइड में रखना चाहिए। जैसे कोई बैंक ए है, वो माना नवंबर माह में, हम मान के चलते हैं नवंबर माह में क्या करता है, वो 100 करोड़ रुपए उसकी कुल जमा है, उसमें से 90 करोड़ रुपए के क्या करता है, सपोज 80 करोड़ रुपए के क्या करता है? ऋण बांटता है। ठीक है। दिसंबर माह में इस 100 करोड़ रुपए की कुल जमा में से ये कितने रुपए के ऋण बांट देता है? 90 करोड़ रुपए के, यानी कुल जमा के लगभग 90% का ये ऋण वितरण कर देता है। तो काउंटर साइक्लिक बफर क्या कहता है कि बैंक जब अधिक मात्रा में ऋण बांटेगा तो उस समय बैंक के ऋणों की डूबने की संभावना भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अधिक मात्रा में ऋण, अधिक डूबने की संभावना। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जब अधिक ऋण बैंक बांटे तो उसे अपनी
कुल पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग साइड में रखना चाहिए, उसे ही क्या कहा जाता है, काउंटर साइक्लिक बफर कहा जाता है। तो ये बात करी काउंटर साइक्लिक बफर की। अगला बासेल 3 में जो नया टर्म दिया गया था वो था लिवरेज रेशो। तो लिवरेज रेशो क्या होता है, बैंक की पूंजी का बैंक के कुल संपत्ति के साथ में जो अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है, लिवरेज रेशो कहा जाता है। तो देखिए जैसा CRAR में हमने क्या देखा था, CRAR क्या था, बैंक की पूंजी और असेट्स कौन से, जोखिम संपत्ति के बीच में, जबकि लिवरेज रेशो क्या होता है, बैंक की पूंजी और बैंक के कुल असेट्स या कुल संपत्ति के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ये बात करी हमने लिवरेज रेशो की, बासेल 3 नियमों के तहत लिवरेज रेशो की। अब अगला जो टर्म दिया गया था बासेल 3 में वो था लिक्विडिटी कवरेज रेशो या LCR। आइए इसे समझते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है। देखिए बैंक को इस नियम के तहत क्या होता है, उच्च तरलता वाली संपत्ति रखना आवश्यक होता है। उच्च तरलता वाली संपत्ति क्या, जिसे बैंक फौरन क्या कर सके, नगद के रूप में बदल सके, ठीक है। और ये कितनी होनी चाहिए, बैंक द्वारा जितना नगद एक माह में अपने सिस्टम से बाहर निकाला जाता है। माना कोई बैंक है वो एक माह में क्या करता है, 5 करोड़ रुपए की नकदी क्या करता है, अपने सिस्टम से बाहर निकालता है। तो अब बैंक को लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के रूप में कितनी संपत्ति रखनी होगी, 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बैंक को ऐसी रखनी होगी जिसे वो हाथों हाथ क्या कर सके, नगद के रूप में बदल सके, तरल के रूप में बदल सके। इसे ही क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यानी कुल संपत्ति का कुछ भाग उसे क्या रखना पड़ता है, तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। और वो निर्धारित किससे होता है, बैंक द्वारा एक महीने में जितना पैसा नगद अपने सिस्टम से बाहर निकाला जाता है उसके रूप में। उसके बाद अगला जो सब बासेल 3 नियमों के अंतर्गत हमें देखने को मिला था वो था नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो क्या होता है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग। स्टेबल फंडिंग का तात्पर्य है ऐसी अमाउंट जिसको देकर बैंक बिना किसी जोखिम के अपना परिचालन कर सके। जैसे कोई बैंक ए है, अब क्या है, ये बैंक क्या कर सकता है, माना स्टेबल जो फंडिंग जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, इस बैंक के पास में कितने रुपए हैं, माना 100 करोड़ रुपए जमा के रूप में हैं। अब इस 100 करोड़ रुपए में से ये क्या करता है, ऋण वितरित करता है। और स्टेबल फंडिंग के लिए नियम जो निर्धारित है वो क्या है, कहते हैं, माना वो ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो बांटने तक बैंक क्या रहेगी, बैंक की जो ऋण वितरण है वो क्या रहेगी, स्टेबल या स्थायी रहेगी और बैंक के डूबने का चांस नहीं रहेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 60 करोड़ रुपए में से माना बैंक के पास में क्या है, 50 करोड़ रुपए ही क्या है, उपलब्ध हैं। किसी समय क्या है, उपलब्ध कितने हैं बैंक के पास में, 50 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं। तो 50 करोड़ रुपए तो क्या है, उपलब्ध हैं। इसका किससे अनुपात, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग। और रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है, 60 करोड़। निर्धारित कितनी गई है, 60 करोड़। यानी स्टेबल फंडिंग के लिए जो आवश्यक राशि बैंक के पास में उपलब्ध है वो, और जो मानक निर्धारित किए गए हैं स्टेबल फंडिंग के लिए उनका अनुपात। एक तो जितनी मात्रा में उपलब्ध है वो, और दूसरा जितनी मात्रा में मानक तय किए गए हैं स्टेबल फंडिंग के लिए उनका अनुपात क्या कहलाता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो कहलाता है। आगे चलते हैं, बासेल 3 नियमों के अंतर्गत एक और शब्द दिया गया था वो था सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे किसी भी देश में जो बहुत बड़े बैंक थे और उनके फेल होने का चांस क्या है, कम है, और उनके फेल होने से बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं, सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। और बासेल 3 के अंतर्गत क्या कहा गया, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस या बैंक होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में बासेल 3 मानकों का, बासेल 3 जो मानक निर्धारित किए गए हैं उससे भी अधिक मात्रा में मानकों को या नॉर्म्स को पालन करना होता है, क्योंकि इनके डूबने से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। अब बासेल 3 के किन किन नियमों का भारत ने पालन किया है
और भारत में बासेल 3 नियमों के अंतर्गत क्या रेट्स निर्धारित की गई हैं उनको हम देखते हैं। बासेल 3 नियमों के मार्गदर्शन को मानते हुए आरबीआई ने बासेल से भी एक कदम आगे जाते हुए, बासेल में हमने देखा था कि बासेल 3 में कितना निर्धारित किया गया था, CRAR कितना निर्धारित किया गया था, CRAR को 8% निर्धारित किया गया है, जबकि आरबीआई ने CRAR की जो दर निर्धारित की गई है वो कितनी है, 9%, यानी बासेल 3 से भी एक अधिक। तो बासेल 3 नियमों का पूर्णतः पालन करता हुआ यहां भारत की बैंकिंग सिस्टम दिखता है। ठीक है, और बाकी के जितने भी बासेल 3 के अंतर्गत नॉर्म्स दिए गए हैं उनका भी पालन भारतीय बैंकिंग सिस्टम द्वारा या आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में जो बैंकों के लिए निर्धारित नियम हैं वे क्या हैं, उनकी अवधारणा क्या है और भारत में किस प्रकार से उनका पालन किया जा रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत में बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।